ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि अ लायन डज नॉट लूज स्लीप ओवर द ओपिनियंस ऑफ अ शिप। बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया, यूपीएससी जो है नहीं हो पाएगी, यूपीएससी जो है काफ़ी टफ है, अरे बाप रे तुम्हारे इतने अटेम्प्ट्स हो गए हैं तो कैसे कर लोगे। ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपको पीछे लेकर जा रही है। और हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपने यूपीएससी देने की सोची है, अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की सोची है, तो आप उन तमाम लोगों से अपने आप आगे निकल चुके हो जिन्होंने उसके बारे में सोचा भी नहीं है, जिन्होंने ये सोचकर पहले ही गिव अप कर दिया कि वो बहुत हार्ड है। तो अगर आप वो देने की सोच रहे हो या फिर अगर आप वो देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मतलब आप सोचिए कि आप ऑलरेडी लायन हो। और अगर आप लायन हो तो फिर लायन जो है अपनी नींद कभी शिप के ओपिनियन पर खर्च नहीं करता है। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो क्या छोटे व्यक्ति से आप पूछ लोगे? नहीं। सीखना ज़रूर है, मगर उनसे ओपिनियन लेकर वो ओपिनियन अपने दिमाग में बिठा लेना ये गलत होता है। इसीलिए अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ, अरे यूपीएससी ने खुद जब आपको इतने सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं कि आप इतने अटेम्प्ट्स में क्लियर कर सकते हो, तो फिर दूसरे लोग क्या जज करेंगे आपको? जब खुद गवर्नमेंट ने आपको इतने अटेम्प्ट्स दिए हैं तो फिर दूसरे लोग क्या ही जज करेंगे आपको कि ये अटेम्प्ट हो गया है, वो अटेम्प्ट हो गया है, ये अटेम्प्ट हो गया है। इससे दूसरे लोग क्या सोचते हैं ये सोचने के बजाय आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ये आप देखिए, ये आप फील कीजिए, तब जाकर आप किसी भी मंजिल को पा सकते हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 8 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स रहेंगे वो सभी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको न्यूज़पेपर की जो फाइल है वो मिल जाएगी। ये जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी यूट्यूब पर इंडिया ईयर बुक बोलिए या फिर एनसीईआरटी बोलिए, ये जो भी आते हैं इन सब की पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और जो कौन बनेगा एज सीरीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर एनालिसिस और कौन बनेगा एज सीरीज़, ये दोनों आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो ये जो है ये वीडियो एक्सक्लूसिवली एमएम एकेडमी ऐप पर आते हैं, लेकिन उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कीजिए, मयूर मोगरे सर्च करना है, आपको फॉलो करना है। आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है आपको बताना है। लास्ट लेक्चर में मुझे सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिले क्योंकि ये कंट्री को रिकॉग्नाइज करना काफ़ी आसान है, लेकिन इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम लोगों ने सही तरीके से दी है। तो जो चीज़ें मुझे एक्सपेक्टेड है, काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें, मतलब GS1 पर्सपेक्टिव से आप कितना कुछ यहाँ पर बता सकते हो, है ना। GS1 जो है, अब मैंने आपको हिंट भी दे दी है, तो इसलिए डिटेल में यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिए इस कंट्री के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक्सप्लेन सेक्शन, तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कोडिंग फॉर किड्स। देखिए जो बच्चे हैं उनकी कोडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है खड़ी हो रही है। अलग अलग जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पर कोडिंग सिखाने की बात कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी वहीं से खड़ी होती है कि आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो जब वो पैदल नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे कुछ सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। तो सभी पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से एंड नेगेटिव पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर इस आर्टिकल को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ब्रिजेस हैं वो बनाए जा रहे हैं फॉरेस्ट में, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको हेल्प मिल सके, तो इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑर्डिनेंसेस जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर कौन से ऑर्डिनेंसेस है, कौन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, फलाना ढिमकाना, इसके रिगार्डिंग हमको कोई भी लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है ऑर्डिनेंस से कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। देखिए हमारे पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं, पार्लियामेंट में हमें दो हाउसेस देखने को मिलते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, क्योंकि ये GS2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कोई भी अगर लॉ लेकर आना है तो उसके लिए दोनों ही हाउसेस से बिल जो है वो पास होना चाहिए। अब फर्ज कीजिए कि अगर जो सरकार है वो कोई लॉ लेकर आ रही है, ठीक है, अब वो लॉ के लिए बिल जो है सबसे पहले लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस होता है तो ये यहाँ पर मेजोरिटी से पास हो जाएगा, फिर जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से मेजोरिटी में पास हो जाएगा, फिर वो क्या होगा, लॉ में तब्दील हो जाएगा। जी नहीं, फिर वो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी एसेंट देंगे, उसके बाद वो लॉ में तब्दील हो जाएगा। तो एक नॉर्मल प्रोसीजर होती है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर कानून बनते हैं। क्यों ऐसी प्रोसीजर है? क्योंकि हमारे यहाँ पर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता का रूल, है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ पर जनता जो है वो है सोर्स ऑफ पावर।
अब जब जनता है सोर्स ऑफ पावर, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है उसमें भी जनता का सहभाग रहना ज़रूरी है, उसमें भी लोग जो है उनका इन्वॉल्वमेंट रहना ज़रूरी है। अब डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोग सीधे लॉज बना रहे हैं खुद के लिए, लेकिन ये वैसी पोजीशन में ठीक है कि बहुत कम लोग हैं, मतलब समझ लीजिए कि 50-60 लोग हैं, लेकिन उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि ये लॉ लाए या ना लाए, है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर इतनी सारी जनता है, तो हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो ली है, जहाँ पर क्या होता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो हम भेजते हैं कहाँ पर, पार्लियामेंट में, और फिर वो वहाँ पर हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए लॉज बनाते हैं। अब यहाँ पर जो कानून बनाया जा रहा है पार्लियामेंट में, मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा है, मतलब हमने जिनको भेजा है उनके द्वारा बनाया जा रहा है। अब जो कानून है वो बन कब सकता है, जब दोनों ही हाउसेस सेशन में हो, है ना, दोनों ही हाउसेस सेशन में हो। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर दोनों ही हाउसेस सेशन में ना हो, तो फिर कैसे लॉ बनाएंगे। हम इंतज़ार करेंगे कि ये दोनों ही हाउसेस सेशन में आ जाए, उसके बाद हम कानून बना लेंगे। लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जहाँ पर इमरजेंसी हो जाए, जहाँ पर हमें लॉ बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाए, तभी के तभी। तो ये सिनारियो में कोई प्रावधान दिया गया है क्या? जी हाँ, यही सिनारियो में ऑर्डिनेंस का प्रावधान दिया गया है। मतलब कि अगर दोनों ही हाउसेस सेशन में ना हो, या फिर कोई एक हाउस भी सेशन में ना हो, क्योंकि क्या है, जो भी लॉ बनाना है दोनों ही हाउसेस का सेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई एक भी हाउस अगर सेशन में ना हो, तो फिर ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस है वो इशू किया जा सकता है। मतलब ये जो ऑर्डिनेंस रहेगा, सेम पावर और इफेक्ट रहेंगे जो कि एक लॉ रहेगा पार्लियामेंट का। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर फिर यहाँ पर तो यही हो रहा है ना कि डेमोक्रेसी जो है उसका तो हनन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो लॉ बना रहे हैं, प्रेसिडेंट को हम चुनकर थोड़ी दे रहे हैं, मतलब प्रेसिडेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी है। तो फिर अगर वो हमारे लिए कानून बनाएंगे तो ये तो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ये तो फिर डेमोक्रेसी खिलाफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लाते हैं ये कोई परमानेंट नहीं होता है, ये तब तक होता है जब तक जो हाउसेस है वो सेशन में ना आ जाए। एक बार अगर हाउस सेशन में आ गया, उसके 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 6 वीक्स के अंदर अंदर, यहाँ पर 6 वीक्स के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, वो जो बिल है, जो ऑर्डिनेंस है, उस पर यहाँ पर निर्णय होना चाहिए कि उसको लॉ में तब्दील करना है या नहीं करना है। मतलब कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो टोटल जो हाउसेस है उसके बीच का कार्यकाल कितना रहना चाहिए, 6 महीनों का, है ना। मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, 6 मंथ्स का कार्यकाल रहना चाहिए 2 सेशंस के बीच में। अब एक सेशन अभी खत्म हो गया, ठीक है, एक सेशन अभी खत्म हो गया फर्ज कीजिए, और ये खत्म हुए बराबर एक ऑर्डिनेंस जो है वो लेकर आ गए, ठीक है। अब दूसरा सेशन जो है कब हो सकता है, 6 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए 6 महीने हो गए और 6 महीने के बाद यहाँ पर सेशन जो है वो फिर से आ गया। अब ये सेशन आने के बाद कितना वक्त मिलता है, तो ये सेशन आने के बाद मिलता है 6 वीक्स का। उसके बाद ये ऑर्डिनेंस पर अगर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया तो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑर्डिनेंस का कितना मिला हुआ है, तो ये जो है ये 6 महीना प्लस ये जो 6 वीक्स मिला हुआ है वो, मतलब 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स जो है ये मैक्सिमम टाइम पीरियड मिला हुआ है ऑर्डिनेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डिनेंस जो है उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अब आपको ऑर्डिनेंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, पूरा सेम इफेक्ट रहता है, सब कुछ सेम रहता है ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। अब आपके लिए सवाल है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो होता है उसके लिए ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है, मतलब हमारे संविधान में चेंजेस करने के लिए क्या ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है? क्या ऑर्डिनेंस के तहत जो हमारा संविधान है उसको चेंज किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर जब हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज देखते हैं तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जब हम फार्मर्स की बात कर रहे हैं तो फार्मर्स के लिए अब ऐसा हो रहा है कि एक लाइन सिर्फ ऐड की जा रही है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हो रही है। मतलब जो भी हमने फार्मर्स के बारे में देखा हुआ है, अगर आपको याद होगा हमारा सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है फार्मर्स के बारे में, जहाँ पर तीनों ही लॉज को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लस जो हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ के फार्मर्स स्पेशली प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स है उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। पूरा सिनारियो जो है वो मैंने आपको समझाया हुआ है। अब क्या हो रहा है, जो भी एडिटोरियल्स इस पर आ रहे हैं, भले ही आप इंडियन एक्सप्रेस बोलिए या फिर भले ही आप हिंदू बोलिए, है ना, तो यहाँ पर जो फार्मर्स है उसके बारे में आर्टिकल्स हमें दोनों ही पेपर में देखने को मिल रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये चल रहा है कि दोनों ही इसमें एक दो लाइन जो है वो सिर्फ अलग, बाकी सारी की सारी जो मैटर है वो सेम है।
तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक एक लाइन के लिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इकोनॉमिक सर्वे बजट जो है उसमें आ ही जाती है, ठीक है। बाकी अगर हम ये वाला देखते हैं बैंकिंग ऑन स्टेटस को, ये वाली चीज़ें हैं, ये भी हम इकोनॉमिक सर्वे में कवर करते हैं, एक साथ हो जाती है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या है कि वो बार बार वही चीज़ देखने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है। और एक एस्पिरेंट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो इससे जो फालतू के एडिटोरियल्स होते हैं, फालतू के आर्टिकल्स होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर में आए हर आर्टिकल रोज़ आपको कवर करने हैं। जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वही कवर करने होते हैं। ऐसा भी होता है कि आपको पूरे न्यूज़पेपर में किसी दिन कुछ भी देखने को ना मिले जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो। तो इसीलिए आपको पूरा पेपर जो है वो नहीं पढ़ना है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। जितना ज़्यादा आप इस पर जाओगे कि हाँ ये जो है पूरा एडिटोरियल्स कवर करवाते हैं, वो टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। तो इसीलिए आप ध्यान में रखिए कि जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है आपके लिए वही आप कवर कीजिए, बाकी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला अगर हम देखते हैं वेज ऑप्शन, तो यहाँ पर कल्चर्ड मीट के बारे में बात की जा रही है, जो सिंगापुर में किया गया है, अप्रूव किया गया है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में हमने कवर किया हुआ है ना। अब ये देखोगे इसका भी सेपरेट वीडियो जो है वो भी अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहो सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप सर्च करो यार, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है हमारे ऑलरेडी कवर हुए हुए हैं। अगर हम द हिंदू देखते हैं, उसमें यहाँ पर रजनीकांत जो है उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में एंट्री लेने की ठान ली है। मतलब जैन 2021 में अपनी पार्टी जो है वो बनाने वाले हैं इलेक्शंस के पहले, मतलब इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब अगर आप ये वाले आर्टिकल में डिटेल में जाओगे कि इतना इतना हुआ था, पहले भी 2017 में भी उन्होंने कहा था कि मैं अब इलेक्शंस में आने वाला हूँ, और फिर ये क्या आपको एग्जाम में पूछेंगे। इसलिए अगर ये कवर कर रहे हो आप, तो फिर तो जाने दो यार, फिर छोड़ दो, क्या बोलना है। तो ये अभी हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ रजनीकांत जो है एंटर कर रहे हैं। डुएट फॉर इंडियाज अर्बन वुमेन, ये एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल को हम अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पर बात की जा रही है कोरोना वायरस वैक्सीन, अगेन कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट जो बोल रहे हैं कि हम लेके आएंगे ये सारी चीज़ें ठीक है यार, एक बार आ जाने दो, एक बार यहाँ पर लोग तक वो जो है वो पहुँचने दो। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वैक्सीन का क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतनी बार देखा हुआ है वैक्सीन में क्या होता है क्या नहीं होता है ना। यहाँ पर यूएसए के बारे में बात की जा रही है। मतलब फाइनली ऐसा हो गया कि जो बिडेन जो है वो क्रॉस कर लिया है 270 का मार्क। ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, क्लियर है। अब यहाँ पर MM एकेडमी ऐप जो है वो आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कम्प्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कम्प्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स का कम्प्लीटली अवेलेबल है, जियोग्राफी का कोर्स जो है वो चल रहा है। उसी के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है। उसी के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेस है, GS 1, 2, 3, 4 सभी जो कोर्सेस है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और कम से कम प्राइजेस में आपको ये जो कोर्सेस है वो देखने को मिलेंगे। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का पे करना है, यहाँ पर आपको एक साल का आप पे करना है। तो मतलब आप समझ सकते हो कितने कम प्राइजेस में आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। एक बार डेमो लेक्चर देख लो, फिर आप खुद डिसाइड कर लो, ठीक है। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। आइए यहाँ पर आपके लिए एक ऐसे राइटिंग के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि इससे से रिलेटेड एक एडिटोरियल जो है वो हमें इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक आपके लिए ऐसे का एक क्वेश्चन है कि हाई कॉस्ट ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये अगर आपको आता है तो आप ऐसे में कैसे लिखोगे। रेफरेंस के लिए आप द हिंदू का 2018 सितंबर 13 2018 का एक एडिटोरियल है, हाई कॉस्ट ऑफ एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो है आप रेफर कर सकते हो आपका प्रॉपर जो ऐसे है ये लिखने के लिए, ठीक है। बाकी ऐसे राइटिंग आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो तो MM एकेडमी पर चल ही रहा है। अब यहाँ पर कुछ आप एग्जांपल्स जो है वो डाल सकते हो यहाँ पर, अगर आपको फॉर्मुलेट करना है ना कुछ। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे में भी अगर आप कोई फैक्ट्स या फिर कोई रिपोर्ट्स के बारे में लिखो तो इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल जो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के, तो यहाँ पर लाइफ स्टॉक या फिर डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा यहाँ पर अनग्यूलेट डैमेज टू क्रॉप्स एंड फेंसेस, वाइल्ड लाइफ स्ट्रीमिंग अबाउट रेसिडेंशियल गार्बेज, फिर डैमेज जो स्क्विरल्स बैट्स फ्रूट ट्रीज को होते हैं, फिर उसके बाद जो बर्ड्स यहाँ पर अनडिजायरेबल रेसिडेंशियल लोकेशन पर नेस्ट करती हैं, फिर व्हीकल कोलिजन होते हैं, है ना, बर्ड कोलिजन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
रीज़न जो है वो आप डाल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि क्या है, मेंस में भी आपको पूछा जा सकता है, उसी के साथ साथ एसे में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब मेंस मतलब जो जीएस है उसमें भी पूछा जा सकता है, जो एसे उसमें भी पूछा जा सकता है। रीजंस अगर हम देखते हैं तो देखिए, टूरिज्म जो है बिना कोई प्रॉपर गाइडलाइंस के यहाँ पर एनिमल हैबिटेट को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। उसी के साथ साथ लैंड जो है वो यहाँ पर देना, एक्सपांशन करना, रोड नेटवर्क का एक्सपांशन करना, मतलब अगर 1 लेन है तो उसको 2 लेन में तब्दील कर देना, 3 लेन में तब्दील कर देना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है कि ग्रेस करने के लिए अलाउ कर देना, तो ये सारी चीज़ें होती है। अनसाइंटिफिक स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिसेस जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, वो देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ज़्यादातर तो ये है भैया, हम उनके हैबिटेट में आ रहे हैं तो वो जाएंगे कहाँ, वो हमारे हैबिटेट में आएंगी, फिर हम डरते हैं कि आप ये यहाँ पे आ गया, ये इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे होगा ही, वो होगा ही, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर ऐसे जो है वो लिख सकते हो। आइए यहाँ पर हम एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं। तो इन क्रिटिसिज्म एंड लॉसूट, डिबेट ओवर कोडिंग फॉर किड्स। देखिए, एक जो ऑनलाइन हमें मतलब देखने को मिलती है इंस्टीट्यूशन, उनके द्वारा यहाँ पर जो अभी बायजूस जो है जिसके द्वारा एक्वायर किया गया है, तो उनके अगेंस्ट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। उसकी वजह से डिबेट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है कोडिंग के बारे में, कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे जीएस पेपर 2+4 जो है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको एक तो ऐसा भी आ सकता है कि टीचिंग कोडिंग टू स्टूडेंट्स एट वेरी अर्ली स्टेज इज लाइक टीचिंग देम टू राइड अ बाइसिकल बिफोर दे हैव इवन लर्न टू वॉक। डू यू अग्री? ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक क्वेश्चन जो आपको जीएस पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कोडिंग जो है वो बच्चों को सिखाने के लिए, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सिखाने के लिए जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है वो ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है सभी पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो कोडिंग है, क्या ये सीखना मतलब क्या है बेसिकली, क्यों इतना इजी होता जा रहा है कि कोडिंग जो है हर कोई बोल रहा है कि कोडिंग सीखो, कोडिंग सीखो। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, ये सभी के पास नहीं हुआ करता था। इसलिए और कोडिंग अगर आपको सीखना है तो कंप्यूटर का रहना बहुत ज़रूरी है। अब कंप्यूटर अगर हर किसी के पास नहीं है तो फिर कोडिंग जो है वो सिखाने का मतलब भी नहीं बनता था। मगर अब सिनारियो ऐसा आ गया है कि मोबाइल में भी स्मार्टफोन्स आ गए हैं जहाँ पर आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। जो कंप्यूटर्स है वो इतने अफोर्डेबल हो गए हैं कि अब हर जगह हमें जो कंप्यूटर्स है वो देखने को मिलते हैं। अब जब हर जगह कंप्यूटर्स देखने को मिल रहे हैं तो फिर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आर्मी है कोडर्स की वो यहाँ पर बनाई जा रही है। खासकर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो क्रेज़ है वो यहाँ पर निर्माण हो गया है। फॉरेन कंट्री में तो रहा ही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले का ज़माना ऐसा था, मतलब 1990s का ज़माना ऐसा था जहाँ पर अगर पूछा जाए कि आपका बेटा क्या करता है तो हर किसी का जवाब ये रहता था बैंक में है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आपका बेटा क्या करता है तो यहाँ पर कोडिंग करता है या फिर कमाल करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर गवर्नमेंट का भी हम देखें तो डिजिटल इंडिया के लिए प्रमोट कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया जो है वो प्रमोट करना है। अब जब डिजिटल इंडिया प्रमोट करना है तो ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाती है। मतलब एक अगर आप रिस्ट्रिक्टेड जगह पर कोई दुकान डाल रहे हो तो वहाँ पर आपकी जो सेल है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। इसी को उठाकर आप अगर ऑनलाइन डाल रहे हो तो फिर वो जो रीच है वो बढ़ जाती है ना। तो ये क्या है, ये कोडिंग के लिए अपने आप जो क्रेज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कोडिंग जो है अपने आप लोगों को फ्यूचर में देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कोडिंग एज अ सब्जेक्ट अगर हम देखते हैं तो लीडर जो है टेक्नोलॉजिकल कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने यहाँ पर कोडिंग को पुश किया है कि भैया आप मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें यहाँ पर सब्जेक्ट डालो। 2018 में माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर जो है बिल गेट्स, उन्होंने भी अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि यहाँ पर जो बेसिक कंप्यूटर साइंस है उसकी लर्निंग से हर किसी को बेनिफिट हो सकता है। अब कोडिंग अगर हर कोई सीख लेगा, कोडिंग अगर सबको आ जाएगी तो फिर सभी अपना अपना जो सिनारियो है वो शुरू कर देंगे, सभी अपने अपने ऐप जो है वो शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अभी भी वही हुआ है ना। अभी भी क्या हुआ है, ऑनलाइन जो है कोडिंग की वजह से इतना बढ़ गया कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं वो यहाँ पर कोडर्स को यही बोल रहे हैं कि बड़े हरामी हो बेटा, तुमने हमारी दुकान जो है बंद करने की ठान ली है। खासकर एमएम एकेडमी ऐप जो है वो कैसे क्या आ गया। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले
10% से भी कम बच्चों को मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ाया जाता था। तो मतलब आप सोच रहे होंगे यार तब क्यों नहीं पैदा हुए। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा था, ठीक है। आफ्टर द टिपिंग पॉइंट एवरी स्कूल उसने मैथमेटिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि एक सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन था कि यहाँ पर कुछ रिवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ बदल रहा है, यहाँ पर कुछ खतरनाक चीज़ हो रही है। यहाँ पर कोडिंग स्किल जो है ये मैथमेटिक्स की तरह ही बनता जा रहा है। मतलब जैसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे था कि वो अंडररेटेड था उस टाइम पे, लेकिन फिर उसकी वैल्यू जो है बाद में निकल कर आई, उसी तरह जो कोडिंग है वो भी यहाँ पर अंडररेटेड है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो निकल कर आ रही है। अभी अगर आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज़ है, अगर हम खासकर चाइना की बात करते हैं, चाइना के जो चिल्ड्रन हैं उनको कोडिंग के लिए एक्सपोज किया जा रहा है प्री स्कूल में इंटर करने से पहले ही। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर हम सवाल के जवाब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, मतलब किड्स को पढ़ाया जा रहा है, अर्ली एज को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करते हैं तो वहाँ पर तो प्री स्कूल में भी इंटर किया जा रहा है। कोडिंग जो है इज़ अबाउट मच मोर दैन टीचिंग टेक्नोलॉजी, उससे कई ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर लॉजिक इनकॉर्पोरेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाना, क्रिएटिविटी लाना, ये सारी चीज़ें बच्चों में इनकलकेट होती है अगर हमको कोडिंग सिखाते हैं। नॉन कॉग्निटिव स्किल्स चिल्ड्रन डेवलप करते हैं कोडिंग के द्वारा, ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है उनके लिए। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जो इस आर्टिकल में, जो एडिटोरियल यहाँ पर है, इसमें नहीं दिए गए थे। मैंने जानबूझकर इंक्लूड किए क्योंकि जब हम डू यू अग्री क्वेश्चन पूछते हैं तो डू यू अग्री में आपको येस और नो जो है ये बताना पड़ता है। तो अगर आप अग्री करते हो इस चीज़ से तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादातर इसके जो ड्रॉबैक्स है वो बताने पड़ेंगे। अगर आप अग्री नहीं करते हो इससे तो फिर आप सिग्निफिकेंस बताने पड़ेंगे, है ना। सिग्निफिकेंस अब इसमें दिए हुए नहीं थे, तो जो नो बोल रहे हैं उनके लिए सिग्निफिकेंस देना ही मेरा काम है। तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंस जो उसके मिल गए हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी उसके द्वारा जो जॉब से काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। अब जब जॉब जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, कोडिंग जो है ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म भी इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है कि प्राइमरी कंसर्न है कि यंग एज में ये टारगेट किए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म्स के जरिए। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो है ये अनएथिकल प्रैक्टिस जो प्लेटफॉर्म्स अपना रहे हैं उनके बारे में क्रिटिसिज्म जो है ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि उन्होंने मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजिकल फंडामेंटल्स मास्टर करने के पहले उनको कोडिंग में डाला जा रहा है, ये यहाँ पर गलत है, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब बेसिकली क्या है कि आपको मैथ्स में पहले एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, ये सब समझा रहे हैं। उसके बाद अगर आप कोडिंग में जाते हो तो बात अलग है, लेकिन बेसिक आपको मैथ्स ही नहीं पता है और अगर आप कोडिंग में जा रहे हो तो फिर ये गलत हो जाता है। ऐसा फोर्सफुली कर रहा है गलत है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपकी क्या राय है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया पूरा पर्सपेक्टिव इसका। आइए यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं जहाँ पर बात की जा रही है बिल्डिंग ब्रिजेस इन द फॉरेस्ट टू हेल्प वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को हेल्प करने के लिए हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्रिजेस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। देखिए रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में रिसेंटली फर्स्ट इको ब्रिज जो है रेप्टाइल्स के लिए, स्मॉलर मैमल्स के लिए बनाए गए हैं। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, यही चीज़ आती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐसे राइटिंग के लिए पूछा था, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि रास्ते पर से एनिमल जो है वो जा रहा है, वहाँ पर कोई मैन आ गया, उसने गाड़ी ठोक दिया, फिर डेथ हो जाती है ना, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इको ब्रिजेस है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जिससे कि वो ट्रांसफ़र हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे वो जा रहे हैं, है ना, ट्रांसफ़र हो सके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इको ब्रिजेस मैटर क्यों करते हैं, इको डक्ट, इको ब्रिजेस, ये यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी को एनहांस करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो ह्यूमंस हैं उन्होंने, खैर उनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर कैसा होता है, इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर एक एरिया से दूसरे एरिया पर जाना है ना। यूजुअली मंकी, स्क्विरल्स, बाकी स्पीशीज़ देखते हैं तो ये अपने आप घूम सकते हैं। अंडर पासेस, ओवर पास टनल्स, ये यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बनाए गए हैं। एम्पियन टनल जो है वो बनाए गए हैं। ये जो ब्रिजेस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। 2020 की स्टडी रही है बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने नोट किया है नियरली 50,000 किलोमीटर जो रोड प्रोजेक्ट्स है उनको आइडेंटिफाई किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया में ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी न्यू दिल्ली, उसने आइडेंटिफाई किए हैं 3 मेजर साइट्स कटिंग अक्रॉस एनिमल कॉरिडोर्स, जिसमें नेशनल हाईवे 37 जो है थ्रू काजीरंगा, करवी, अलॉन्ग साइड लैंडस्केप इन आसाम, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो स्पैन और डिस्ट्रीब्यूशन है इको ब्रिजेस का, ये डिपेंड रहता है एनिमल की मूवमेंट पैटर्न पर भी। क्या होता है, कोई कोई एनिमल्स ऐसे हैं जो ब्रिज जो है अगर उनको ट्रैवल करना है तो कुछ महीने लगाते हैं, कुछ साल भी लगा देते हैं और कभी कोई उस ब्रिज से ट्रैवल भी नहीं करते हैं।
तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जो मूवमेंट पैटर्न है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो। क्लियर है? तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर चैलेंजेस भी इसमें आते हैं, जैसे कि 750 मीटर लॉन्ग ब्रिज जो है वो यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरपास मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे जो स्लॉथ बियर है वो 2 ईयर्स लेते हैं क्रॉस करने को। वुल्फ और पेंगुलिन जो है ये लेस देन 1 ईयर लेते हैं, और स्पॉटेड डियर जंगल कैट जो है वो 1 महीना लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से नीलगाई जो है वो ट्रैवल ही नहीं करते हैं। तो ऐसे हमें अलग अलग जो मूवमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो कुछ चैलेंजेस भी हो जाते हैं कि कैसे कौन वहाँ पर रहेगा, कौन ट्रैवल करेगा, कौन नहीं करेगा। ये भी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल की डुएट फॉर इंडियाज अर्बन विमेन। ये भी जेएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके लिए क्वेश्चन भी है कि द कोविड-19 पेंडेमिक एंड एसोसिएटेड पॉलिसी responses have exposed the vulnerability of employment scenario in India. Discuss the statement and the role of localized intervention in resolving the unemployment crisis. यहाँ पर आपको 2 सवाल पूछे गए हैं जो मेंस आंसर राइटिंग में मैंने आपको बोला है, एक डिस्क्रिप्टिव है, एक एनालिटिकल है। तो अब आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आंसर जो है वो बनाना पड़ेगा। देखिए क्या है कि कोविड-19 जो है उसके क्राइसिस की वजह से काफ़ी इनसिक्योरिटीज जो है लोगों के मन में हमें देखने को मिल रही है। जनरली रूरल पुअर जो है दे आर लेस इनसिक्योर देन रूरल पुअर। अगर हम किसकी बात करते हैं, अर्बन पुअर की अगर हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्बन पुअर जो उनको इजीली जॉब मिल सकता है। अगर हमने देखा कि यहाँ पर जो जॉब्स है वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन जो जॉब नहीं है, ये वेल पेड जॉब जो है उसकी कमियाँ हैं। जॉब तो अगर आप देखोगे तो बहुत बम्बाड़ भरे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर रूरल पुअर जो है वो उनके कंपैरिजन में अर्बन पुअर थोड़े कम इनसिक्योर है, ऐसा बोला जा रहा है। स्टिल अर्बन पुअर जो है वो सीरियस यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उससे जूझ रहे हैं, बहुत इंडिविजुअल उसी के साथ कलेक्टिव। इंडिविजुअल मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इलनेस है। कलेक्टिव अगर हम देखते हैं लॉकडाउन है, फ्लड है, साइक्लोन्स है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप जॉब आउटलुक देख सकते हो। आप देखिए जो प्रोजेक्शन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयड पीपल जो है ग्लोबली, आप देखिए 2017, 18 और ये 19 आप देखिए, है ना। तो आप सोच लीजिए 20 मतलब क्या गए हैं। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिनारियो क्या हो रहा है ना। बहुत ही बुरी तरीके से जो अवस्था हमें देखने को मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मच हायर है यूथ में इंडिया में। इसके कारण क्या? इसका भी कारण ये बोला जाता है कि वेल पेड जॉब जो है उसके पीछे यूथ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अगर समझ लीजिए कि कोई ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की है, डॉक्टरी में, कोई मतलब इसमें की है, और वो चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कम से कम 20,000 पर मंथ की जॉब मिले, लेकिन 20,000 की भी नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 to 12,000 जो है वही ऑफर कर रहे हैं। अब इसमें उनको जॉब नहीं करना है, तो इसलिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रही है ना। अब यहाँ पर देखिए उसके रीजंस अगर हम देखते हैं, बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर जो है उसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। जैसे कि सेक्टर्स अगर हम देखते हैं बहुत सारे अफेक्ट हुए हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए, होटल्स, मतलब सर्विस सेक्टर तो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हुए हैं। जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे सीधी जॉब चली गई। मतलब एक सेक्टर जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर रेटिंग दे रहा था, सबसे हाईएस्ट यहाँ पर जीडीपी कलेक्शन दे रहा था, सीधा वो ठप बैठ गया, है ना। मैन्युफैक्चरिंग बोलिए, माइनिंग बोलिए, ये भी काफ़ी ठप बैठ गए। माइग्रेशन जो है, रिवर्स माइग्रेशन हमें देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो अर्बन एरिया में गए थे वो सारे रूरल एरिया में जो है वो चले गए, है ना। तो लाइवलीहुड जो है वो लोगों का लॉस हो गया था। वल्नरेबल इनफॉर्मल सेक्टर, यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर जो है, फॉर्मल सेक्टर का तो एक बार का ठीक है, आपको सोशल सिक्योरिटी वो सब मिल जाती है, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में हो तो फिर तो आपको सोशल सिक्योरिटी जो है ये सब भी नहीं मिलती है, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर क्या है, लोकलाइज रिसोर्सेज जो उसको मोबाइलाइज करने की ज़रूरत है। अब ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन अगर हम देखते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनके साथ मिलकर यहाँ पर फोकस करना है। मतलब लोकल लेवल पर हमें रिसोर्सेज जो है उनको ज़्यादा डिस्पोज करना है ना। उनके डिस्पोजल पर रिसोर्सेज जो मोबिलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोकल जो अलायंस है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, ट्रेड यूनियंस के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ। इससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं सिटीज़, इसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, मतलब मेजर लोकल जो इनिशिएटिव है ये है कि टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ की, जिससे क्या हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े।
लोकल एंटरप्राइज फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना है जहाँ पर एंटरप्रेनर जो है वो इस तरीके से चीज़ें लेकर आए, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएं। स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज जो है ये यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बैलेंस जो है लेबर्स एंड कैपिटल के बीच में बैलेंस मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना, उससे क्या होगा, उससे होगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट ओवरऑल इकोनॉमी लार्ज शेयर अगर होता है तो लेबर इंटेंसिव अप्रोच जो है वो हम यहाँ पर अपना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, अर्निंग को बढ़ाएगा, है ना, स्मॉल इंटरप्राइजेस के फॉर्मेशन में यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑथर जो है, जो यहाँ पर हम आर्टिकल देख रहे हैं, ऑथर के द्वारा एक चीज़ यहाँ पर सोल्यूशन लाई गई है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ड्यूएट। अब इसके तहत क्या है, इसके तहत जॉब स्टैम्प जो है वो इशू करने की वो बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जॉब स्टैम्प जो है वो यहाँ पर इशू करेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी वर्कर रहेगा जिसको भी यहाँ पर मिनिमम वेजेस पर काम करना है उसके लिए एक जॉब स्टैम्प जो है ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हो गए, होटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ सेंटर्स हो गए, म्यूजियम हो गए, लाइब्रेरीज हो गए, शेल्टर्स हो गए, जेल हो गए, ऑफिसेस हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, ये सभी जगह पर ये जो जॉब स्टैम्प्स है इसको दिया जाएगा। और फिर ये जो लोग हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इस जॉब स्टैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं लेबर्स को हायर करने में, और जॉब्स के लिए, है ना, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, कि उनको पता चल गया कि हाँ ये बेसिकली ये जो लोग हैं ये हमें देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर मिनिमम वेजेस पर काम करने के लिए तैयार है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि यहाँ पर अगर मुझे कोई स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कोई चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर किसको हायर करूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन अब ये जो जॉब स्टैम्प है ये अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट किए जा रही है, अगर मेरे पास है, तो मुझे पता है कि हाँ मैं इसको हायर कर सकता हूँ, है ना, जो कि ईजिली बजट में फिक्स हो सके। तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि उनको भी जॉब मिल जाएंगे, और उसी के साथ साथ क्या होगा कि वर्कर जो है उनको डायरेक्टली यहाँ पर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका जो बायोडाटा है वो ऑलरेडी चला गया है, मतलब समझ लीजिए एक रिज्यूमे जो है वो चला गया है ना। और कोल्यूजन को अवॉइड करने के लिए इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट एजेंसी जो है वो भी यहाँ पर चार्ज ले सकती है, जिससे कि जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर काम दिला सके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ड्यूएट में देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप मेंस में लिखते हो तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। बेनिफिट्स कैसे हैं, ये जो अप्रोच है इसके वेरियस एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो एक्टिवेट करना, है ना, स्पेशल स्टाफ जो है, अवॉइडिंग द नीड फॉर स्पेशल स्टाफ, यहाँ पर फैसिलिटेट करना प्रोडक्टिव वर्क को। उसी के साथ यहाँ पर इंश्योर करेगा ये कि मिनिमम वेजेस जो है वो यहाँ पर दिए गए, है ना, बेनिफिट जो है वो यहाँ पर होगा ही होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। अब विमेन फर्स्ट ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता जा रहा है, इसलिए महिलाओं को रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए पार्ट टाइम बेसिस जो है इसका एक सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि पार्ट टाइम लेकर आओ, मतलब कुछ घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर अट्रैक्टिव बनाता है विमेन के लिए कि वो अर्बन एरियाज़ में काम करें। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए, खासकर जिनके यंग बच्चे हैं, ठीक है। तो इसलिए विमेन को अगर लाना है तो हमें ये चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये कुछ सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे हैं, जो यहाँ पर ऑथर के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपने MM Academy ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद। आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। सर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट, मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। आपने जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं। आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले NCERT पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आप आपका काम बन गया।
बस वो चीज मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहा है, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे।